मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोस करेंगे हम 22 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न जो है ये आपका है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को हम 21 अगस्त को हर साल मनाते हैं। देखिए, इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है ये 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और इस दिन यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना जो है आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में बड़े वयस्कों और उनके मुद्दों को एक दिन समर्पित करने के लिए की थी। तो याद रखिएगा, 21 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रीमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है? तो देखिए, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाता है 21 अगस्त को हर साल। देखिए, इस दिन को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नामित किया गया था और ये पहली बार 2018 में मनाया गया था। याद रखिएगा, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाता है? 21 अगस्त को। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 साल के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंडियन बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने हैं शांति लाल जैन। देखिए, जो शांति लाल जैन है इनको 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दूं, जो आपके शांति लाल जैन है कि इंडियन बैंक के एमडी और सीईए के पद पर जो है किसका स्थान लेंगे? पद्मजा चंद्रू का। और इंडियन बैंक जो है इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। चौथा प्रश्न है कि हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देखिए, दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वर्तमान में ये आपकी एप्पल बन गई है। देखिए, जो हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 है उसके अनुसार जो आपका एप्पल कंपनी है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है और इसकी कुल संपत्ति कितनी है? 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए, दुनिया की जो शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियां हैं इसमें पहले स्थान पर आपका जो है एप्पल है और दूसरे स्थान पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे स्थान पर अमेजॉन है, चौथे स्थान पर आपका अल्फाबेट है और पांचवें स्थान पर आपका फेसबुक है और छठवें स्थान पर आपका टेंसेंट। तो इस क्रम को याद रखिएगा। जो दुनिया की टॉप 6 मूल्यवान कंपनियां हैं इसमें एप्पल पहले स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे, अमेजॉन तीसरे, अल्फाबेट। देखिए, अल्फाबेट जो है ये गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल्फाबेट इस सूची में चौथे स्थान पर है, फेसबुक पांचवें स्थान पर है और टेंसेंट जो है ये छठवें स्थान पर है। तो इस क्रम को जरूर याद रखिएगा और इसमें पहले स्थान पर एप्पल है, यही पूछा जाएगा। ठीक है। और देखिए, इस सूची में भारत का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ 57वें स्थान पर है। और ये सूची में देखिए, इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है तो उसमें भारत की कंपनियों की भी एक सूची बनाई गई। तो भारत की कंपनियों की सूची देखा जाए तो इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर है, मतलब दुनिया में 97वें और भारत में पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसमें? हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में। और देखिए, 2021 के लिए जो हुरुन ग्लोबल 500 का ये सूची तैयार किया गया है तो इसमें 12 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है, क्योंकि विप्रो लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान फर्मों की सूची में जगह बनाई है इस बार। और इस बार और भी क्या क्या खास बातें रही इस लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, जो हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट थी इसके मुताबिक इंडियन कंपनियों में जो आपका टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और एचडीएफसी बैंक है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। यानी कि पहले स्थान पर आपका रिलायंस है, दूसरे स्थान पर आपका जो है टीसीएस है और तीसरे स्थान पर जो है एचडीएफसी बैंक है, अगर इंडियन कंपनियों की लिस्ट देखी जाए उसमें। ठीक है। और देखिए, हुरुन की टॉप 500 की लिस्ट में भारत की घरेलू कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर है, मैंने आपको बताया भी अभी।
और आपको बता दूं जो आपका रिलायंस है इसकी वैल्यू में इस साल 11% का इजाफा हुआ है, ठीक है। और इसे 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 13.98 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ पूरी दुनिया में यानी कि टॉप 500 की सूची में 57वां स्थान मिला है। और वहीं जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि टीसीएस है, इसकी पूंजी एक वर्ष में 18% बढ़ी है और ये बढ़कर कितनी हो गई है 16.4 हजार करोड़ डॉलर यानी कि 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें जो तीसरे स्थान पर है भारत में, भारत की लिस्ट में, तो ये जो है कुल 11.3 हजार करोड़ डॉलर यानी कि 8.40 लाख करोड़ रुपए जो है इसकी कुल संपत्ति आंकी गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी फैक्ट एग्जाम में पूछ जाएंगे। पांचवा प्रश्न की इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में पंकज त्रिपाठी को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का पुरस्कार दिया गया है। और देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड है ये ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को पुरस्कृत किया गया। तो ये वर्चुअल आयोजन हुआ था इसका, इसको याद रखिएगा, इसका कोई भी आयोजन स्थल नहीं रहा। देखिए मेलबर्न एक प्लेस है जो कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ये सबको पता होगा। और देखिए जो भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न था 2021 की, इसके विजेताओं की मेरे पास पूरी सूची आ चुकी है। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जरा सा आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2021 में जो है जो आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ये दिया गया सोरा रई पोटरू को। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष फीचर का जो पुरस्कार है ये सूर्या शिव कुमार ने जीता सोरा रई पोटरू के लिए। और इसमें यानी कि भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर का पुरस्कार विद्या बालन ने शेरनी के लिए जीता और निमिषा संजयन ने द ग्रेट इंडियन किचन के लिए जीता। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार था ये अनुराग बसु ने लूडो के लिए और मानद उल्लेख पृथ्वी को नूर पिंकी एली ने जीता। और बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिर्जापुर सीजन 2 को मिला। देखिए मिर्जापुर का जो वेब सीरीज है ये काफ़ी चर्चा में रहा, गाली गलौज के लिए उठपटांग चीज़ें उसमें बहुत सारी दिखाई गई हैं, लेकिन आजकल लोग जब ऐसा ही पसंद कर रहे हैं तो उसको नंबर 1 इसको बना दिया उसको देखने के मामले में। तो बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार मिर्जापुर सीजन 2 को मिला है, याद रखिएगा। और एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सामंथा अक्की नेनी को दिया गया द फैमिली मैन 2 के लिए। और एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को दिया गया द फैमिली मैन 2 के लिए। और सिनेमा में समांता लघु फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, शीर कोरमा को। और सिनेमा पुरस्कार में जो है समांता फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, द ग्रेट इंडियन किचन ने। और बेस्ट इंडी फिल्म का पुरस्कार फायर इन द माउंटेन्स को दिया गया। और सिनेमा पुरस्कार में विद्ता का पुरस्कार दिया गया पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी देखिए बहुत अच्छे अभिनेता हैं, मिर्जापुर में भी इन्होंने एक्टिंग की है। और विघटनकारी पुरस्कार जीता है सनल कुमार शशि धरनी ने। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म का पुरस्कार सटअप सोना ने जीता है। तो ये आपका पूरा लिस्ट है भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2021 का, इसके विजेताओं का, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठवां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को संस्कृत सप्ताह 2021 मनाया गया। तो देखिए भारत में 19 से 25 अगस्त तक जो है संस्कृत सप्ताह 2021 मनाया गया। देखिए एक और दिवस है संस्कृत दिवस, ये कब मनाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संस्कृत दिवस की कोई तिथि जो है निश्चित नहीं होती है, लेकिन ये रक्षाबंधन के दिन ही पड़ता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन आज है 22 अगस्त को, तो आज के दिन जो है संस्कृत दिवस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 2021 में जो संस्कृत दिवस है ये 22 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है। ये दिन जो आपका है आज का दिन, ठीक है, ये श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन है जो कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। तो रक्षाबंधन और जो आपका संस्कृत दिवस है ये दोनों एक ही दिन पड़ता है। जिस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। देखिए जो आपका विश्व संस्कृत दिवस है ये पहली बार 1969 में भारत सरकार के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर घोषित किया गया था, इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो देखिए ये बैंक आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हाल ही में।
देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने नियो कलेक्शन नाम से जो आपका ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये छूटे हुए ग्राहक ऋण चुकौती के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये सुविधा प्रदान करेगा ग्राहकों के लिए कि वो अपना जो लोन उन्होंने लिया है तो उस लोन को जो है चुका दें ऑनलाइन माध्यम से। देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने क्रेडिटर्स सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करके इस नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हाल ही में। और इस डिजिटल पुनर्भुगतान मंच का जो मुख्य उद्देश्य है ये ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं इनका नाम है उदय कोटक। आठवां प्रश्न की हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मशरीक बैंक के साथ भागीदारी की है? तो देखिए जो आपका एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने जो है जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा है इसको शुरू करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के ही मशरीक बैंक के साथ एक भागीदारी की है। देखिए बहुत सारे ऐसे पर्यटक होते हैं जो यूनाइटेड अरब अमीरात में घूमने के लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कामगार होते हैं जो काम की तलाश में यूनाइटेड अरब अमीरात जाते हैं। तो उन सभी को इस सुविधा को जो है देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि एनपीसीआई के द्वारा जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है वहाँ पे भी जो है यूपीआई सेवा शुरू की जाए। तो देखिए मशरीक बैंक जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है और भारत के मशरीक बैंक के इस समझौते के बाद ठीक है जो भारतीय पर्यटक होंगे उनको लाभ होगा। भारतीय पर्यटक जो है जब यूएई में जाएंगे तो ये वहाँ की दुकानों और मर्चेंट स्टोर में जो है यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए या फिर व्यापार या फिर अवकाश के उद्देश्य से जो है जो यूएई घूमने गए हैं वो इन सभी खरीदारी का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में भी जाते हैं तो आपको जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की सुविधा मिलेगी इस समझौते के बाद में। ठीक है, कुल कहने का मतलब यही है। अब सवाल उठता है जो आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो देखिए इनका नाम है दिलीप असबे और एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है और इसकी कैपिटल अबू धाबी है। प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के खलीफा बिन जायद अल नाहयान। करेंसी यहाँ की है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम और जनसंख्या है 97.7 लाख। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए इस संगठन का नाम है ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का यानी कि जो 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स के साथ ये समझौता किया है भारत ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण के लिए। देखिए रिमोट सेंसिंग पे बहुत बड़े बड़े ऐसे वगैरह आते रहते हैं यूपीएससी की मेंस वगैरह में। तो जिन लोगों ने यूपीएससी का मेंस दिया होगा या फिर पीसीएस का मेंस दिया होगा या फिर सीडीएस में जो है एसए वगैरह लिखने के लिए आते हैं या फिर जिस भी एक तरीके से कहा जाए एग्जाम में एसए लिखने के लिए आता है तो उसमें जो है रिमोट सेंसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। इस पर बहुत सारा जो है मतलब एसए अब तक आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है मैं आपको आउटलाइन बताऊँगा। देखिए आपने देखा होगा कि इस समय बहुत सारी जगहों पे बाढ़ लगी हुई है, खेतों में पानी भरा हुआ है। तो अगर सरकार को पता करना है एक जगह पे बैठे बैठे कि मान लीजिए आपका इलाका आपका लखनऊ का है तो सरकार को देखना है कि भाई कहाँ कहाँ पानी भरा है, कहाँ कहाँ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किन किन किसानों को जो हमें मुआवजा देना है उनकी फसल खराब होने के बाद। तो सरकार क्या करेगी सैटेलाइट के माध्यम से इन सभी एरियाज़ को जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है देख लेगी। यानी कि पूरा का पूरा व्यू उसको दिखेगा कि ये एरिया जो है मतलब बाढ़ग्रस्त है, फिर उनको चिन्हित करेगी। फिर उन एरियाज़ में जो वहाँ पे लेखपाल वगैरह तैनात होते हैं उनको कहेगी ठीक है तुम सर्वे करो कौन कौन से किसान जो है उनकी फसल बर्बाद हो गई है, फिर उनको मुआवजा वगैरह दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये रिमोट सेंसिंग है ये काम करता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिसर्च में भी किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। साथ में हमारी सीमा पे जो बॉर्डर पे जो तैनात हमारे सैनिक हैं इनको भी मदद मिलती है रिमोट सेंसिंग की मदद से। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर पाकिस्तान है इधर इंडिया है, तो अगर हमें देखना है कि ये लोग कहाँ तक घुसपैठ कर रहे हैं तो इसमें भी रिमोट सेंसिंग की मदद ली जाती है। सैटेलाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं
कि पाकिस्तान की सेना कितना इंटर कर चुकी है भारत में, तो उसी हिसाब से मतलब हम अपनी रणनीति बनाते हैं और इन पे जो है अटैक करते हैं। तो ये वैल्यू है रिमोट सेंसिंग का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको एक आउटलाइन बता दिया है, बाकी आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। इसके अनुसार जो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक्स नाम का संगठन है, तो इसके साथ इसने जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश हैं? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन जी हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के राडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो देखिए, अभी हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से जो है भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों को दुश्मन के राडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। और ये चाप प्रौद्योगिकी क्या है, इसको हम शॉर्ट में जानेंगे और इतने में ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो चाप होता है ये मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर माप तकनीकी है जिसका उपयोग दुनिया भर में सेना के द्वारा उच्च मूल्य के लक्ष्यों की राडार जेट या नौसेना के जहाज़ों को राडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी दुश्मन के मार्गदर्शक तंत्र से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी अगर लग जाएगी हमारे पानी के जहाज़ों में या फिर फाइटर जेट्स में, तो इसको जो है दुश्मन का जो राडार है इसको ट्रेस नहीं कर पाएगा कि हमारा जो फाइटर जेट है या फिर हमारा जो पानी का जहाज है ये कहाँ पर है। ठीक है। चाप एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण राडार खतरों से बचाने के लिए जो है किया जाता है। इसको दिमाग में घुसा लीजिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज रक्षाबंधन भी है तो आप रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कीजिएगा और अभी पहले आंसर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम बताइए जल्दी से। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। और तीसरा, किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा दिवस यानी कि इसको अंग्रेजी में हम रीन्यूएबल एनर्जी डे कहते हैं, ये कब मनाया था? बताइए। और चौथा है कि सद्भावना दिवस कब मनाता है? बताइए आंसर। पांचवा की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में आपदा प्रबंधन पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों के। देखिए, का पहला प्रश्न था कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाता है? तो इसको हम 19 अगस्त को मनाते हैं। और दूसरा था कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाता है? तो देखिए, ये मनाता है हर साल 19 अगस्त को ही। और तीसरा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश की सभी वित्तीय मदद को रोक दिया है? तो देखिए, देश आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को तालिबानी आतंकियों ने कैप्चर कर लिया है। चौथा था कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो देखिए, देश आपका अमेरिका है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।